हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संबंध में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। उसी के आगे वाली कड़ी में अब ये फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है। इनका शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक का माना गया है। इनका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। इस वीडियो में हम फिरोज एवं एक दूध बेचने वाली गुर्जर लड़की गुजरी की प्रेम कथा के संबंध में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए अब हम देखें फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। किसी भी शासनकाल को जानने के लिए उस काल के जो ऐतिहासिक स्रोत हुए उनका बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे स्रोत होंगे वैसे ही इतिहास लिखा जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक के संबंध में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं जो अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिखे गए हैं। उनसे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संबंध में बहुत अधिक जानकारी हमको प्राप्त होती है। सबसे पहला है तारीख़ फिरोज शाही। इसके रचनाकार ज़ियाउद्दीन बरनी हैं। यह ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है। इसमें बरनी ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान एवं एक सच्चा मुसलमान बताया है। दूसरा जो ग्रंथ है वो भी तारीख़ फिरोज शाही है, लेकिन इसके रचनाकार शम्स सिराज अफीफ है। उनके इस ग्रंथ को फिरोज शाह तुगलक की जीवनी माना जाता है और उसका मूल कारण यह है कि इसमें फिरोज शाह तुगलक के जीवन की समस्त घटनाओं का उल्लेख किया गया है, अर्थात उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक का वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को उनकी जीवनी माना जाता है। इस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा शासनकाल माना गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ज़ियाउद्दीन बरनी एवं शम्स सिराज अफीफ ये दोनों को फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण भी प्राप्त था। तीसरा जो ग्रंथ है फतुहात फिरोज शाही, इस ग्रंथ की रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने की है और इसे फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने जीवन के बारे में इसमें लिखा है। इसमें फिरोज शाह ने स्वयं को एक आदर्श एवं सच्चा मुसलमान साबित करने की कोशिश की है। इस ग्रंथ में कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, शमशी तालाब, अलाई दरवाज़ा एवं इल्तुतमिश के मकबरे की मरम्मत का कार्य करने का भी जिक्र स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने अपने इस ग्रंथ में किया है। आगे अब हम देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बना तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं थी और उसका उनको कैसा समाधान किया। तो सबसे पहले है फिरोज शाह तुगलक के शासन संभालते ही उसके सामने निम्नलिखित समस्याएं सामने आई और उन्होंने उसका समाधान किया। पहला है किसानों का असंतोष एवं उनका समाधान। पूर्व के सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा द्वाब के किसानों पर अत्यधिक कर वृद्धि कर दी गई थी, जिसके कारण किसानों में भारी असंतोष था। और जब फिरोज शाह तुगलक ने शासन संभाला तो वह असंतोष बरकरार था। अतः उनके इस असंतोष को दूर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने समस्त ऋण जो थे जिनके ऊपर थे वो ऋण उन्होंने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। एवं उस समय 24 प्रकार के कर लिए जाते थे, अर्थात विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। कहीं कहीं उल्लेख 30 प्रकार के करों का भी है। तो इस प्रकार से 24 प्रकार के जो कर लिए जाते थे उन सभी करों को उन्होंने समाप्त कर दिया। केवल 4 प्रकार के कर ही उन्होंने रहने दिए और बाद में एक सिंचाई कर और 5वां लागू किया था, तो वो भी केवल उन किसानों से जो सिंचाई करते थे। तो इस तरह से इससे जो किसानों का असंतोष था काफ़ी हद तक दूर हो गया। दूसरा प्रमुख समस्या थी खजाना खाली था। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो खजाना खाली था, अतः उसे भरने के लिए कोई नए टैक्स तो वो लगा नहीं पा रहा था। इस कारण से उन्होंने
बंजर भूमि का विकास किया तथा 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया। और इन नहरों के निर्माण से ही सुल्तान को 2 लाख टका वार्षिक आय भी होने लगी। ये जो 5 नहरें थी, पहली नहर थी यमुना से हिसार तक, लगभग 150 मील लंबी थी। इसका नाम उलूग खानी नहर रखा गया। दूसरा था सतलज से घग्गर तक 96 मील लंबी नहर, जिसे रजवाही नहर के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो नहर थी सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक। चौथी जो नहर थी घग्गर से फिरोजाबाद तक। और 5वीं नहर थी यमुना से फिरोजाबाद तक। इस तरह से इन 5 प्रमुख नहरों का उन्होंने निर्माण किया और इससे उनको काफ़ी आय प्राप्त होने लगी। इसके साथ ही 1200 फलों के बगीचे लगाए एवं 36 प्रकार के कल कारखाने भी उन्होंने अपने राज्य में लगाए। इससे राज्य की आमदनी में वृद्धि हुई और इस तरह जो खजाना खाली था वह धीरे धीरे भरने लगा। तीसरी प्रमुख समस्या थी अमीरों एवं सैनिकों के असंतोष को दूर करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरों एवं सैनिकों के असंतोष को दूर करने के लिए सैनिक एवं असैनिक पदों को वंशानुगत कर दिया, अर्थात सैनिक एवं अमीर को पुनः और इसके साथ ही क्या किया, सैनिकों और अमीर को पुनः जागीर देने की प्रथा भी आरंभ कर दी। यहाँ पर उन्होंने एक और किया कि ये वंशानुगत जो पद किया था, अर्थात उसके बाद उनका जो पुत्र होता था वह उस पद का हकदार होता था। अगर पुत्र नहीं है तो उसका दामाद हकदार होता था, और अगर दामाद भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई दास भी उसका हकदार होता था। इस तरह से जो अमीरों और जो सैनिक थे उनको उनका जो असंतोष था उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। अगला है उलेमाओं के असंतोष को दूर करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था। पूर्व जी के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने उलेमाओं को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था, अर्थात उनको एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही वो मानता था। और फिरोज शाह तुगलक, अब यहाँ पर जब फिरोज शाह तुगलक आया तो वैसे ही उलेमाओं में असंतोष था, लेकिन उलेमाओं ने ही फिरोज शाह तुगलक को राजगद्दी पर बैठाला था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को इन उलेमाओं को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो एक हिंदू थी, इसलिए उलेमाओं को आशंका थी कि शायद यह भी उलेमाओं की उपेक्षा करेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं के असंतोष को दूर करने के लिए कट्टर धार्मिक नीति अपनाई, अर्थात जैसा उलेमा चाहते थे कि जो धार्मिक नीति वो कट्टरता वाली हो, तो वैसे ही उन्होंने अपनाई। महिलाओं को पीरों की मजार पे जाने पर पाबंदी लगा दी, पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित किया। ये सभी चीज़ें उलेमा लोग पसंद करते थे। उलेमाओं को विशेष अधिकार दे दिए। साथ में मस्जिद एवं मदरसों का निर्माण कार्य कराया। उलेमाओं को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया गया। न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्मगुरुओं का प्रभाव स्थापित किया एवं अब जो कानून की व्याख्या थी वो मुफ्ती और मौलवी उसकी व्याख्या करते थे। इस तरह से उलेमाओं के संबंध में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जो उलेमा पसंद करते थे। इससे उलेमाओं का असंतोष भी दूर हो गया। अगली समस्या उसके सामने थी साम्राज्य विघटन की समस्या और उसका समाधान। फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा सेनानायक नहीं था, इस कारण उन्होंने स्वतंत्र क्षेत्रों को जीतने की कोशिश नहीं की, अर्थात उस वक्त में जो बंगाल और अन्य क्षेत्र स्वतंत्र घोषित हो गए थे उनको उन्होंने वापस जीतने की कोशिश नहीं की, वरन जो साम्राज्य बचा था उसके पास उसको विघटित होने से उन्होंने बचाया। अर्थात उन्होंने जो स्वतंत्र हो गए थे उन्हें तो वापस प्राप्त नहीं किया, लेकिन जो साम्राज्य और विघटित न हो इस बात का उन्होंने प्रयास किया। इस तरह से इन 5 प्रमुख समस्याएं थी जिनका उन्होंने अपने स्तर पर समाधान किया। अब हम फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विस्तृत जानकारी उनके जीवन के संबंध में देख लें कि वास्तविक नाम इनका कमालुद्दीन फिरोज था। उपाधि अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इन्होंने ली और इसका अर्थ होता था खलीफा का उत्तराधिकारी। ये उपाधि उन्होंने धारण की।
वो कट्टर मुसलमान था, एक कट्टर सुन्नी धर्मांध मुसलमान था, अर्थात धर्म का पालन करने वाला मुसलमान था। इनके पिता मलिक रज्जब थे। इनकी माता जो थी बीबी जैला या कहीं कहीं बीबी नैला ये मिलती थी, जो दीपालपुर के दीवान रणमल की पुत्री थी। जन्म 1309 ईस्वी को आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इनका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का प्रथम राज्याभिषेक भट्टा के निकट हुआ एवं पुनः दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ था। इस तरह से इनके 2 राज्याभिषेक हुए। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि 2 राज्याभिषेक किसके हुए थे, तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक के 2 राज्याभिषेक हुए थे। और ये माना जाता है कि जब इनके राज्याभिषेक हुए थे तो जो उलेमाए थे वो बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने 21 दिन तक के खुशियाँ मनाई थी, राज्य में मनाई थी। इनके स्थापत्य कला की बात कर लें तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ माना जाता है। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण, काली मस्जिद, कला मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, जहाँपनाह नगर की खिड़की मस्जिद, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, गुजरी महल आदि का निर्माण कार्य इन्होंने करवाया। साथ ही एक विशाल जल घड़ी का निर्माण कार्य भी इन्होंने करवाया था। तो इस तरह से ये इनका था। धर्म ग्रंथों का अनुवाद, इनके शासन काल में अनेक भारतीय धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था और फारसी भाषा का सर्वाधिक विकास भी इन्हीं के शासनकाल में माना जाता है। मुद्रा व्यवस्था की अगर बात कर लें तो तांबा एवं चांदी की मिश्रित धातु के सिक्के इन्होंने जारी किए, जिन्हें अद्धा या मिस्र कहा गया। इन सिक्कों में उन्हें अपना नाम तथा अपने उत्तराधिकारी फतेह खान का नाम अंकित करवाया था। बाकी इनका जो उत्तराधिकारी था फतेह खान, वह गद्दी पर तो नहीं बैठ पाया क्योंकि उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने सिक्के जारी किए थे तो अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खान का नाम भी इसमें अंकित करवाया था। निर्माण कार्य की अगर हम बात करें तो लगभग 300 नए नगरों की स्थापना इन्होंने की थी, जो प्रमुख रूप से हिसार जो हरियाणा में है, और हिसार इन्होंने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनाया था। फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश इनका जो सबसे प्रिय नगर था। जौनपुर अपने जो भाई थे उनके लिए इन्होंने बनाया था। फतेहाबाद हरियाणा में, फिरोज़पुर हरियाणा में। इस तरह से इन्होंने और बहुत सारे लगभग 300 शहरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। जौनपुर अपने सौतेले भाई जौना अर्थात जूना खां की स्मृति में बनाया था। हिसार अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए इन्होंने हिसार को बसाया था। सबसे प्रिय शहर इनका फिरोज शाह का सबसे प्रिय शहर था फिरोज़ाबाद था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगर, 20 महल, 40 मस्जिद, 5 मकबरे, 5 बड़ी नहरें एवं अनेक सरायों का निर्माण कार्य कराया था तथा 1200 बागों को भी इन्होंने लगवाया था। हेनरी एलियट एवं फिक्स्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा, अर्थात जैसे अकबर ने बहुत सारे कार्य किए थे वैसे ही फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे कार्य किए थे। इसलिए इन दोनों ने, एलियट और फिक्स्टन ने, सल्तनत युग का अकबर इनको उपाधि दी थी। फिरोज शाह तुगलक की सफलता का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खान जहां मलिक मकबूल को दिया जाता है। कहा जाता है कि इन सब के पीछे प्रधानमंत्री खान जहां मलिक मकबूल का ही हाथ था। मलिक मकबूल मूल रूप से तेलंगाना का ब्राह्मण था, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था और प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थी। बुत शिकन, फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुसलमान था। उसने जगन्नाथ मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ा। वह स्वयं को बुत शिकन कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। 1365 ईस्वी में नगरकोट कांगड़ा की ज्वाला देवी मंदिर की मूर्तियों को भी उसने तोड़ा और वहाँ से प्राप्त लगभग 300 से अधिक पुस्तकों भारतीय ग्रंथों का उसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया।
बहुत सारे ग्रंथ उसको मिले थे, लेकिन उनमें से 300 से अधिक ग्रंथों को उन्होंने क्या किया था, फारसी भाषा में उनका अनुवाद कराया था। और यही कारण था कि अनुवाद कराने से फारसी भाषा का तेज़ी से विकास भी हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को जिम्मी अर्थात इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने वाला कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जिम्मी किसको कहा जाता है, तो हिंदुओं को उन्होंने नाम दिया था जिम्मी, अर्थात जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। तथा ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगाया था। इसके पहले तक के शासकों ने ब्राह्मणों को से जजिया कर नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन शक्ति के आगे वो कुछ नहीं कर पाए थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए गए। फिरोज शाह तुगलक ने 2 इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था। आगे देखें इनकी राजस्व व्यवस्था। इनके काल में जो राजस्व व्यवस्था थी, जो 4 कर लिए जाते थे, उनके संबंध में देख लें। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टकारक करों को समाप्त कर दिया था। उनके स्थान पर उनके शासनकाल में केवल निम्नलिखित कर ही लिए जाते थे। सबसे पहला है खराज, जिसको लगान कहते थे। यह भूमि कर की उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। इसके पहले तक के जो शासक थे वो 1/5 भाग लेते थे, लेकिन उन्होंने उसको कम करके 1/3 भाग लिया जाता है। दूसरा है जकात कर। यह संपत्ति कर होता था जो मुसलमानों को 2.5% लिया जाता था। उनकी संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। तीसरा जजिया कर। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो कर था। ब्राह्मणों या विकलांग पहले ये कर से मुक्त थे, लेकिन बाद में इन्होंने ब्राह्मणों से भी यह कर वसूलना शुरू कर दिया था। खुम्स, युद्ध से प्राप्त जमीन के अंदर मिला धन और लूटा गया धन, इन सबका 1/5 भाग लिया जाता था। इसके पहले 4/5 भाग लिया जाता था, लेकिन इन्होंने अब केवल 1/5 भाग ही राज्य के खाते में जमा करने की बात कही थी। 5वां जो कर था ये बाद में लागू किया गया था, और जब नहरों का निर्माण हो गया था, इसे हब सर्ब कहा गया। यह एक नया कर था जो केवल उन किसानों से लिया जाता था जिनके खेतों में नहरों से सिंचाई होती थी। और यहाँ ये बतला दें कि सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई जो हुई थी वो हरियाणा के क्षेत्र में हुई थी, और यही कारण था कि इस क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ और सबसे ज़्यादा लाभान्वित हरियाणा का क्षेत्र हुआ था। आगे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान माना जाता है जिसके शासनकाल में संपूर्ण आमदनी का विवरण रखा जाता था, जो ख्वाजा हिशामुद्दीन के द्वारा तैयार कराया गया था। ये पहला ऐसा शासक था जिसमें संपूर्ण आमदनी का लेखा जोखा रखा जाता था। आगे आप देखेंगे विभिन्न विभागों का निर्माण। इन्होंने जनता की सुविधा के लिए, यह आपने कहना चाहिए कि मुसलमानों की सुविधा के लिए बहुत सारे ऐसे विभाग का निर्माण कर कराया था। सबसे पहला था दीवाने खैरात। इस विभाग का कार्य गरीब अनाथ विकलांग बच्चों की देखभाल करना, मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, इस दीवाने खैरात का प्रमुख कार्यक्रम था। दूसरा था दार उल शिफा। यह एक दवाखाना था जहां गरीब मुस्लिम रोगियों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। तीसरा था दीवाने इस्तिहाक। यह एक पेंशन विभाग था। इसमें वृद्ध तथा गरीब मुसलमानों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। ऐसा कोई वृद्ध है जो जीवन यापन नहीं कर पा रहा है या बहुत गरीब मुसलमान है, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था दीवाने इस्तिहाक के माध्यम से की जाती थी और उसे पेंशन प्रदान की जाती थी। चौथा था दीवाने बंदगान। यह एक दास विभाग था। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 दास थे। कहीं कहीं 2 लाख दास का भी जिक्र मिलता है। तो इनकी व्यवस्था के लिए दीवाने बंदगान करके एक विभाग था जो इन दासों के लिए था। 5वां था शौरत आम। यह एक सार्वजनिक निर्माण विभाग था। इसके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण कार्य किए जाते थे। इस तरह से विभिन्न विभागों का निर्माण कार्य कराया और अच्छे से उनकी देखभाल की। अब फिरोज शाह तुगलक एवं गुजरी की प्रेम कथा, इसके संबंध में भी हम थोड़ा सा ये देख लें कि इन दोनों की जो प्रेम कथा है। वैसे इतिहास में
सलीम अनारकली की प्रेम कथा, पृथ्वीराज संयोगता की प्रेम कथा और बाजीराव मस्तानी की प्रेम कथा। ये प्रेम कथाओं को तो आपने सुना होगा। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक एवं गुजरी की प्रेम कथा भी एक प्रमुख रूप से है और अपने क्षेत्र में हिसार वगैरह और उसके आसपास के क्षेत्रों में, हरियाणा में, इनकी प्रेम कथा आज भी बड़े चाव से लोग सुनते हैं। इसके संबंध में देखिए कि उस वक्त जब सुल्तान ये नहीं थे, फिरोज जो था वो सुल्तान नहीं था, तब एक दिन शिकार के बाद पीर के डेरे में विश्राम करने के लिए रुका। जंगल के बीच में एक पीर बाबा थे, उनका डेरा वहाँ पर था, तो वहाँ ये विश्राम करने के लिए रुका। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक गुर्जर कन्या जो दूध देने डेरे में आई थी, अर्थात वो दूध बेचा करती थी, वो देने आई थी। उसे उन्होंने निकलते देखा। गुजरी अत्यंत सुंदर एवं रूपवान थी और फिरोज शाह उसके रूप सौंदर्य को देखते हुए उस पर मोहित हो गया। और जब मोहित हो गया तो उन्होंने फिर उसके बारे में पता करवाया। तो पता करवाया कि गुजरी जो है एक गुजर कन्या है जो दूध बेचने का कार्य करती है और अपने माता पिता का पालन भी करती है। तो इस तरह से वह गुजरी से मिलने के लिए लालायित हो गया और गुजरी से मिलने वहाँ बार बार आने लगा। गुजरी को भी उससे प्रेम हो गया, क्योंकि वह स्वयं सुल्तान तो था, उस वक्त तो नहीं था, लेकिन बाद में सुल्तान बन चुका था, तो उससे उसका प्रेम हो गया। अब गुजरी और फिरोज दोनों उस डेरे पर वो दूध बेचने के बहाने और ये शिकार के बहाने वहाँ जाते थे और एक दूसरे से मिलने लगे। अब जब दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और जब फिरोज शाह दिल्ली का सुल्तान बन गया तो उसने गुजरी को रानी बनकर दिल्ली चलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुजरी ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने हिसार से कहीं और जाना नहीं चाहती और उसकी रिस्पांसिबिलिटी उसके माता पिता जो उन्हीं के उसमें निरीक्षण में है, उन्हीं का पालन पोषण वो कर रही है, उनके वृद्ध माता पिता, तो इसलिए वो वहाँ हिसार छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अतः फिरोज शाह ने हिसार नगर का निर्माण कराया। अब यहाँ पर जब वो हिसार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तो फिरोज शाह ने हिसार को ही एक नगर के रूप में उसका निर्माण कराया और गुजरी के लिए एक महल भी बनवाया जो गुजरी महल के नाम से प्रसिद्ध है। 1354 में उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, 2 वर्ष में 1356 में वो बनकर तैयार हो गया। उसे हिसार फिरोज़ा भी कहा जाता है। और इस तरह से इन दोनों की जो प्रेम कथा वो उसका गुजरी महल साक्षी है और इसी गुजरी महल के सामने उन्होंने अपना एक किले का निर्माण भी कराया था। इस तरह से ये दोनों की प्रेम कथा जो इतिहास में साक्षी है और उसकी मिसाल है गुजरी महल के रूप में। आगे अब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम समय काफ़ी कष्टकारक रहा। उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खान की मृत्यु हो गई थी। कुछ वर्ष पश्चात ही उसका दूसरा पुत्र खनजहाँ भी मृत हो गया, अर्थात दोनों की मृत्यु हो गई थी। इससे उसको बहुत गहरा आघात लगा और वह बुरी तरह टूट गया। फिर उसके बाद उसने अपने तीसरे पुत्र मोहम्मद शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन मोहम्मद शाह के विलासी होने के कारण दासों ने ही उसका विरोध शुरू कर दिया और विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने में वह सफल रहा और सिरमौर की पहाड़ियों पर भाग गया। अंत में फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खान जो उनके बड़े पुत्र थे, उनके जो पुत्र थे तुगलक शाह जो उनका नाती कहना चाहिए, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया और 20 या 21 सितंबर 1388 को फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके बाद शासन की बागडोर तुगलक शाह ने संभाली और इनका पूरा नाम गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के रूप में इन्होंने शासन किया। माना यह जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया था। कुछ समय बहुत सारे जो और सुल्तान थे, जो गयासुद्दीन द्वितीय है, अबू बकर है जो जफ़र खान का पुत्र था, नसरुद्दीन महमूद है, अलाउद्दीन है, नुसरत शाह महमूद, ये आपस में इनकी लड़ाई होते रही और इस तरह से
1412 13 ईस्वी में इनका शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और तुगलक वंशी समाप्त हो गया था। तो आने वाला जो इसके बाद के जो सुल्तान हैं उनका एक छोटा सा वीडियो आपको अगले इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आने वाले वीडियो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।